बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन। आज हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं रिसर्च पेपर। बेसिकली जो हमारी वीडियो होगी और जो हमारा टॉपिक होगा वो रिसर्च पेपर पे है। हमारे पास सबसे पहले रिसर्च पेपर को समझने के लिए कुछ चीज़ों का डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे रिसर्च पेपर, थीसिस, रिव्यू आर्टिकल, मैन्युस्क्रिप्ट हो गया है। हमारे पास ये सारी चीज़ें जो है ये थोड़ी सी मिक्स हैं जो अक्सर कन्फ्यूजन कॉज करती हैं। तो चलें जी, देखते हैं इन्हें कि हमारे पास क्या चीज़ है। सबसे पहले रिसर्च पेपर क्या होता है। अगर रिसर्च पेपर की बात करें तो अ रिसर्च पेपर इज़ अ पेपर दैट मेक्स एन आर्ग्यूमेंट अबाउट अ टॉपिक बेस्ड ऑन रिसर्च एंड एनालिसिस। सबसे पहले रिसर्च वहाँ की जाती है जहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो। अगर आप कोई चीज़ जो है वो सर्च करना चाहते हैं किसी भी फील्ड पे, किसी भी एप्लीकेशन, कुछ भी, कोई भी मटेरियल है या कहीं आपको कोई भी डिपार्टमेंट से रिलेट करते हैं, तो आपको रिसर्च करने के लिए सबसे पहले जो है रिसर्च प्रॉब्लम आपको पता होनी चाहिए। जब तक आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं पता होगी आप उसका सोल्यूशन कैसे ढूंढेंगे। तो यहाँ पे रिसर्च पेपर भी जो है यही कहता है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम होगी जिसका हम सोल्यूशन ढूंढेंगे, उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, उस पर डेटा कलेक्ट करेंगे और फिर हम उसे एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर सीक्वेंस में क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे या हमारे पास जो वर्क होगा वो उस पर मैंशन करेंगे। तो वो कहते हैं कि हमारे पास एक टॉपिक बेस्ड जो होती है एनालिसिस होती है जो रिसर्च करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट मेथड्स के थ्रू। ठीक है जी। अब देखते हैं हमारे पास है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन रिसर्च पेपर एंड थीसिस। बस एक सिंपल सी ये बात है कि रिसर्च पेपर शॉर्ट होता है और हमारे पास बहुत ही टू द पॉइंट होता है, और थीसिस हमारे पास लार्ज होता है काफ़ी। उस पर बहुत से हमारे पास जो है मल्टी चैप्टर्स भी कह सकते हैं, बहुत सारे हमारे पास उसमें चीज़ें भी आ जाती हैं। रिसर्च पेपर पब्लिश होता है, उसमें हमारे पास गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हाँ, थीसिस में थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ से दो नंबरी करके भी वो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में तो थीसिस इतने आसानी से पब्लिश नहीं होते क्योंकि ये एकेडमिक डिग्री के लिए होते हैं। लेकिन जो हमारे पास रिसर्च पेपर होता है, रिसर्च पेपर हम पब्लिश करते हैं, वो फिर इंटरनेशनल लेवल पे चला जाता है, तो उसमें तो कोई गलती की गुंजाइश होती नहीं है। ठीक है जी। तो थीसिस जो है वो सिर्फ आपकी एकेडमिक डिग्री के लिए है। तो अब देखिए कि हमारे पास व्हाट इज रिव्यू आर्टिकल। हमारे पास क्या चीज़ है, अ पेपर और आर्टिकल इन विच ऑल द प्रीवियस वर्क इज प्रेजेंटेड देन कंपेयर। अच्छा, रिव्यू आर्टिकल में ये चीज़ है हमारे पास के सिंपल सी कि आपने अपना काम और जितना भी पीछे प्रीवियस काम हुआ है उसको कंपेयर करना है। आपने एक आर्टिकल लिखना है जिसमें आपने ये बताना है कि अच्छा, अगर लेट सपोज ग्रीन मेथड है, आपने कोई भी किसी भी चीज़ पे किया, तो आप उसका पूरा प्रीवियस वर्क देखोगे, फिर उसके बाद आप अपना दिखाओगे कि मैंने भी ये मेथड किए, मैंने भी ये एक्सपेरिमेंट किए और किसका बेहतर है काम। तो ये वाली चीज़ जो है ये रिव्यू आर्टिकल में आ जाती है। अब आते हैं वही बात है कि थीसिस जो है क्या चीज़ है, ये एकेडमिक डिग्री के लिए होता है। आपके पास जो है बैचलर की डिग्री के लिए कह दें या हमारे पास मास्टर प्रोग्राम की जो लास्ट पे करते हैं, तो ये उनकी डिग्री जो है हासिल करने के लिए होता है, जो आपकी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में सबमिट होता है या हमारे पास यहाँ पाकिस्तान में जो है डिपार्टमेंट में आप सबमिट कराते हैं। तो ये बस यही चीज़ है, मींस के थीसिस जो है वो इतना ना, तो हाँ कोई पब्लिश करना चाहे तो भी ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादातर नहीं करते। ठीक है। तो ये जो है ये हमारे पास थीसिस बड़ा ही आसानी से आप कहीं से भी जो है ना कॉपी पेस्ट वैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा निकाल सकते हैं इसमें से। लेकिन रिसर्च पेपर में यही मसला है कि रिसर्च पेपर में आपने बहुत ही ऑथेंटिक चीज़ें लिखनी होती है, अपने रिजल्ट्स, कहीं किसी का प्लेजरिज्म नहीं आना चाहिए, किसी का वर्क आपके उसमें नहीं आना चाहिए। तो ये वाले उसके बहुत स्टेप्स हैं। ठीक है जी। तो ये यहाँ तक बात समझ आ गई। अब देखते हैं कि हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट और रिसर्च पेपर में क्या फ़र्क है। अब रिसर्च पेपर अगर बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि रिसर्च पेपर जो है आप उसे आर्टिकल भी कह सकते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट भी कह सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो है ये कैसे कह सकते हैं, ये लास्ट वाले मैंने पहले पॉइंट बता दिए, पहले इस पे चलते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट जो है हमारे पास आप उसे ये कह सकते हैं कि वो एक पब्लिकेशन की स्टेजेस में होता है, मीन्स कि वो अनपॉलिश्ड होता है। लेट सपोज आप कोई चीज़ बना रहे हैं या आप अक्सर कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जो अभी प्री स्टेजेस में होती हैं, अच्छा वो फाइनलाइज नहीं होती, तो सेम इज द केस विद मैन्युस्क्रिप्ट, वो फाइनलाइज वर्क नहीं होता, वो पब्लिश नहीं हुआ होता, वो जो है अनपॉलिश्ड होता है, मीन्स कि वो फाइनल स्टेजेस तक पहुंचा ही नहीं होता, तो हम उसे कहते हैं कि ये मैन्युस्क्रिप्ट है। लेकिन जो रिसर्च पेपर होता है ये फाइनलाइज चीज़ है, ये जो है पब्लिश हो चुकी है या बिल्कुल होने वाली है कि रेडी टू पब्लिश है,
है तो ये वाली रिसर्च पेपर है, ठीक है। लेट सपोज आप रिसर्च करते हैं तो उसमें आप बहुत से मेथड्स करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप बहुत से प्रोसेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, मीन्स कि आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व की है, ठीक है, और आपने उसके किस चीज़ के थ्रू की है, मेथड्स एंड मेथडोलॉजी या एक्सपेरिमेंट के थ्रू। लेकिन आप एक बुक लिखते हैं, बुक में आप डिफरेंट चैप्टर्स लिखते हैं, तो हमारे पास इन दोनों चीज़ों में फ़र्क आ गया, ठीक है। कैसे फ़र्क आ गया कि हमारे पास लेट सपोज अगर आप बुक लिखते हैं तो एक तो जो है बुक को चले पब्लिश कर भी देते हैं, उसमें कोई इतने रिसर्च मेथड्स जो है एक्सपेरिमेंट नहीं हुए होते, तो हम कहते हैं कि बुक जो है वो मैन्युस्क्रिप्ट है, ठीक है। लेकिन रिसर्च पेपर जो है अगर फाइनलाइज है, मीन्स कि हमारे पास अभी फाइनलाइज या अनपॉलिश्ड है, तो हम कहते हैं कि ये मैन्युस्क्रिप्ट अब है। जैसे वो फाइनलाइज होगा तो हम कहते हैं कि ये रिसर्च आर्टिकल है, ठीक है। तो ये है कि रिसर्च पेपर को हम दोनों कह सकते हैं, लेकिन जब बुक की बात आएगी तो सिर्फ हम उसे मैन्युस्क्रिप्ट कहेंगे। अब देखते हैं आगे। चलें जी, आप देखते हैं कि हाउ टू राइट अ गुड रिसर्च पेपर। गुड रिसर्च पेपर के लिए सबसे पहला जो पॉइंट है, मैंने यहाँ शॉर्ट लिखा है, इसके कोई नोट्स नहीं बनाए, बस यहाँ पे जो समझना है वो आप समझ लेंगे, ठीक है। रिसर्च प्रॉब्लम, सबसे पहले आप कोई चीज़ पे आप कहते हैं कि मैं पेपर लिखूँ, पेपर लिखने से पहले जो है सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप रिसर्च किस पे करें। लेट सपोज आप अगर रिसर्च करें, आप अगर पाकिस्तान के रिहायशी हैं तो पाकिस्तान में काम करें, तो आपको चाहिए कि वो जो प्रॉब्लम होगी रिसर्च की वो इस कंट्री से रिलेटेड होनी चाहिए। हाँ, अगर यहाँ से वो रिलेटेड नहीं होगी तो आपका डेफिनेटली जो है आपको पता भी नहीं चलेगा और रिजेक्ट भी आसानी से हो जाएगा। तो आपको चाहिए कि लेट सपोज अगर आप इन्वायरमेंटल साइंसेस पे काम कर रहे हैं, जैसे वाटर ट्रीटमेंट हो गई है, ये एक प्रॉब्लम है कि जो है हमारे पास यहाँ पानी जो है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, तो आप इसे ट्रीट करना चाहते हैं वाटर को, तो दैट इज़ अ रिसर्च प्रॉब्लम। अब इसे कैसे करेंगे, ये आपकी रिसर्च प्रॉब्लम के बाद जो आप इस पर मैथडोलॉजीज वगैरह अप्लाई करेंगे या आप जितनी भी काम इस पर करेंगे वो हमारे पास क्या हो जाएगी, आपकी रिसर्च आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जो है सबसे पहले आपको अगर लिखना है रिसर्च पेपर, हाउ टू राइट अ गुड रिसर्च पेपर, उससे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी रिसर्च की प्रॉब्लम ही क्या है, आप रिसर्च कर ही किस चीज़ पे रही हैं, ठीक है जी। सबसे पहला पॉइंट तो हो गया ये, और जो है रिलेटेड टॉपिक होना चाहिए हमारे पास हमारे कंट्री के, मतलब हम हमारे कंट्री में जो भी चल रहे हैं प्रॉब्लम्स, तो उससे रिलेट होना चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर। फिर इसके बाद आता है टाइटल। सबसे पहले तो आप ये दो चीज़ें समझ लें, ये हमारे पास क्या चीज़ें हैं, एक तो है रिसर्च प्रॉब्लम और एक है टाइटल, बिल्कुल स्टार्ट। अब इसके बाद इसके पार्ट्स आएंगे। टाइटल जो है वो आपके पूरे पेपर को रिफ्लेक्ट करता है, मीन्स कि आपका टाइटल ऐसा होना चाहिए कि अगर रीडर पढ़े तो इससे ये पता चल जाए कि अच्छा इस चीज़ पे जो है काम किया गया, ठीक है। तो हमारे पास जो भी टाइटल होता है, टाइटल पूरे पेपर को, आपके काम को रिफ्लेक्ट करता है कि हाँ भाई इस चीज़ पे इस बंदे ने काम किया, क्या ये काम नया है, क्या इस पे ऑलरेडी काम हो चुका है, तो इतना अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है। हमारे पास शॉर्ट होना चाहिए हमेशा, टाइटल आपका स्मार्ट होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि जो रीडर है वो देखे कि अच्छा कोई नई चीज़ जो है इन लोगों ने रिसर्च की है। इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए और क्लियर कट होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ ये हमारे पास, दूसरा ये कि आपने ये जब टाइटल करेंगे तो ऑब्वियसली जो प्रॉब्लम होगी आप उसी का ही तो टाइटल बनाएंगे कि आप किस चीज़ पर रिसर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई एब्रीविएशन यूज़ नहीं करेंगे। लेट सपोज हमारे पास टाइटल में कोई भी आपने एब्रीविएशन यूज़ नहीं करती, जैसे हमारे पास ये सिल्वर नैनो पार्टिकल्स हैं, आप ऐसे नहीं लिखेंगे बल्कि इसे पूरा लिखेंगे सिल्वर नैनो पार्टिकल्स, ठीक है। अब यहाँ तक इतनी बात क्लियर है। अब आते हैं हमारे पास जो रिसर्च पेपर होता है उसके पार्ट्स पे आते हैं कि हमारे पास इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। चलिए जी, फिर देखें कि हमारे पास अथर नेम्स आते हैं। अच्छा, सबसे पहले पार्ट्स में टाइटल मैंने ऑलरेडी बता दिया, यहाँ पे जो है अगेन बताने की ज़रूरत नहीं है। पहला तो होता है टाइटल, फिर उसके बाद आते हैं अथर नेम्स। अथर नेम में भी सबसे पहला जो आता है वो है प्रिंसिपल अथर, ठीक है। अब प्रिंसिपल अथर है, उसके बाद हमारे पास दूसरे हैं करस्पॉन्डिंग अथर वगैरह है, मीन्स के को अथर जो है वो। सबसे पहले आप तो इसको हाईलाइट कर लें ताकि आपको समझ आ जाए। अब प्रिंसिपल अथर जो होता है इसे फर्स्ट अथर कहते हैं। फर्स्ट अथर का ये मतलब है कि जिसने पेपर खुद लिखा है, जिसने खुद जो है इस काम को स्टार्ट किया है, खुद ओरिजिनल जो उसकी ड्रॉप राइटिंग मीन्स के खुद लिखा है, हर चीज़ उसके अपने लिखी हुई है, उसने मेथडोलॉजीज भी खुद अप्लाई की हैं, उसने जो है रिसर्च कंसेप्चुअलाइजेशन भी खुद की है, 80 to 90% उसका खुद का काम है, तो वो बंदा क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल अथर कहलाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैं आपको कोई एग्जांपल देती हूँ, जैसे मेरे पास ये डिफरेंट नेम्स लिखे हुए हैं, हमारे पास खालिद है, नजीब है, फैसल है, जवेरी है, कामरान है। अगर यहाँ पे जो है पहला पहला जो अथर होगा, अगर आप इसकी अथर एफिलिएशन में देखेंगे, जो पहला पहला अथर का नाम होगा आप खुद समझ जाएंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रिंसिपल अथर है, ठीक है।
कौन सा अथर है? प्रिंसिपल अथर है। तो इस पे हमारे पास क्या है कि सबसे पहला नेम इसके आगे लिखा होगा कि ये फ़लाँ यूनिवर्सिटी से है, फ़लाँ शहर से, सिटी से है, फ़लाँ कंट्री से है, ठीक है। अगर पाकिस्तान की बात करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी से है, कौन से सिटी से। तो यहाँ पे जो है आप एक चीज़ ये देखेंगे। और अगर लेट सपोज अगर यही बंदा है, खालिद है, जिसने हमारे पास जो है पूरा आर्टिकल लिखा है, रिसर्च पेपर, अगर इसका नाम सेकंड पे आ जाए और इससे पहले नजीब का नाम आ जाए लेट सपोज, तो इसने अपनी वैल्यू खो दी, मीन्स कि इसकी पोजीशन प्रिंसिपल अतर की खो गई, वो फिर नजीब को मिल जाएगी। तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है। अगर कोई रिसर्च पेपर लिख रहा है, उसके रिसर्च पेपर में 10 बंदे काम कर रहे हैं, लेकिन 10 बंदे काम करने वाले भी ऐसे हैं कि वो सिर्फ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मीन्स के प्रोजेक्ट मेरा है, काम मेरा है, बस मुझे बंदे डिफरेंट तरीक़ों से हेल्प कर रहे हैं। कोई मुझे फंडिंग कर रहा है, कोई मुझे बना के दे रहा है, कोई मेरे लिए थोड़ा बहुत जो है वो काम कर रहा है, मेरी हेल्प कर रहा है, कोई करेक्टराइजेशन करा के दे रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। हमारे साथ वो हेल्प करा रहे हैं। लेकिन जिस बंदे का ये काम है, जिसने 70 to 80% इस काम को जो है सरअंजाम दिया, तो दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल अथर। यहाँ तक बात क्लियर है। अब जो है आगे देखते हैं। चलें जी, फिर देखें हमारे पास को अथर है। को अथर में जितने भी प्रिंसिपल अथर के अलावा होंगे वो सारे को अथर है, ठीक है। अब जितने लोगों ने भी कंट्रीब्यूट किया है इस रिसर्च में, वो सारे इस प्रिंसिपल अथर के अलावा सारे को अथर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चाहे उन्होंने फंडिंग किया, कुछ भी किया, वो सारे हमारे पास सेकंड कैटेगरी में आ जाएंगे। तो अगर HEC के मुताबिक देखें तो HEC के मुताबिक हमारे पास जो पाकिस्तान की बात है, वहाँ पे सिर्फ 10 नेम्स अलाउ हैं, ठीक है। अब हमारे पास आप 10 लोगों के नाम डाल सकते हैं एज अ को अथर के तौर पे अपनी रिसर्च पेपर में, अपने रिसर्च जितना भी आपने किया। अगर आपने 10 से ज़्यादा कर दिए तो आपके पेपर की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, वो डी वैल्यू हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। तो हमारे पास जो है इसके अलावा फिर आता है करस्पॉन्डिंग अथर। करस्पॉन्डिंग अथर जो होता है वो बंदा होता है, या वो हमारे पास अथर होता है, अथर जो है वो मुसन्निफ को कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो हमारे पास वो अपने ईमेल से जो रिसर्च पेपर है वो सबमिट करवाएगा। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो करस्पॉन्डिंग अथर पे होगी। मींस के आपके पास करस्पॉन्डिंग अथर जो होता है वो सुपरवाइज़र होता है, आप इसे सुपरवाइज़र भी कह सकते हो, ठीक है। अब इसके नाम पे जो है अक्सर आप रिसर्च पेपर अगर कोई डाउनलोड करते हैं या देखते हैं तो उस पर एक स्टार, एक नाम होता है जिस पे स्टार का साइन होता है, तो इसके नाम पे स्टार का साइन होगा। एक ये चीज़ होती है कि हमारे पास जो है ये सारा। अब किसी के माइंड में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि हमारे पास सोलो अथर्स होते हैं, सोलो जो काम करते हैं हमारे पास। यहाँ तो इसका ये है, मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख देती हूँ कि मेरे पास जो सोलो अथर्स होते हैं, सोलो अथर्स वो वाले होते हैं जो एज प्रिंसिपल अथर भी खुद होते हैं, जो हमारे पास करस्पॉन्डिंग अथर भी खुद होते हैं, को अथर भी खुद होते हैं। एक बंदा है वो चाहता है कि सारा काम मैं खुद करूं, मैं लिखूं भी खुद, मैं मेथडोलॉजी भी खुद करूं, मैं सबमिट भी खुद करवाऊं, मैं उसे चेक सुपरवाइज भी खुद करूं, तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास सोलो पेपर है। मीन्स कि हमारे पास ये सोलो पेपर या सोलो अथर है कि उसने सारा काम खुद किया है। यहाँ तक बात क्लियर है इतनी? अच्छा जी, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ रिसर्च पेपर जो है एज ए एग्ज़ाम्पल खोल दिया है गूगल पे। तो आप देखें कि यहाँ पे अगर मैं इस रिसर्च पेपर पे वो करती हूँ तो ऑटोमेटिकली ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब डाउनलोड होने के बाद जो है ये क्या होगा कि ये यहाँ एज अ PDF खुल गया। अगर आप लोग ये देखें, ये रिसर्च पेपर है, अ लुक एट एडवांस लर्नर यूज टू मोबाइल डिवाइसेस फॉर इंग्लिश लैंग्वेज स्टडी इनसाइट फ्रॉम ए इंटरव्यू डेटा। चलिए हमारे पास जो है एक रिसर्च पेपर आ गया जिसमें मोबाइल फ़ोन की कोई बात की गई, उसकी डिवाइसेस की कि ये हमारे पास कैसे यूज़ होता है इंग्लिश लैंग्वेज की स्टडी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक नाम लिखा हुआ है, ये वाला नाम जो है ये बिल्कुल यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास ये वाला जो नाम लिखा हुआ है, इसके नीचे पोलैंड की कोई यूनिवर्सिटी का नाम भी है। तो ये क्या चीज़ है? दिस इज़ प्रिंसिपल अथर, ठीक है। यहाँ पे अब जो मेरे पास ये ऊपर ये लिखा हुआ है बिल्कुल स्टार्ट में कि लुक एट दी एडवांस लर्नर यूज़ ऑफ मोबाइल डिवाइसेस फॉर इंग्लिश लैंग्वेज स्टडी इनसाइट फ्रॉम इंटरव्यू डेटा, ये हमारे पास टाइटल है, ठीक है। ये हमारे पास क्या चीज़ है? ये हमारे पास टाइटल है। चलिए जी, अब आते हैं अथर एफिलिएशन की तरफ। अगर आप लोग अथर एफिलिएशन को देखें तो हमारे पास बेसिकली अथर की एफिलिएशन का मतलब ये है कि कौन से अथर हैं
उसमें प्रिंसिपल अथर कौन सा है, वो कौन सी यूनिवर्सिटी से है, वो कौन से कंट्री से है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे पास ये भी हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कितने अथर हैं, प्रिंसिपल अथर कौन है, कॉरस्पॉन्डिंग कौन है और को अथर कौन से हैं, ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहले देखिए कि हमारे पास यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक का कोई चांस नहीं होना चाहिए। अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक निकल आई है तो आपका पेपर इजीली रिजेक्ट भी हो सकता है और डी वैल्यू भी हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब आप लोग नेम्स में या उनके एड्रेस में या एफिलिएशन में कहीं भी गलती करेंगे, ठीक है। अब अथर की एफिलिएशन के लिए हर जर्नल जो होता है, अब एक एजेंसी होती है उसमें बहुत से जर्नल्स होते हैं, ठीक है। हर एजेंसी हर जर्नल को अपने इंस्ट्रक्शन देते हैं और हर जर्नल जो है आगे इंस्ट्रक्शन देता है कि पेपर पब्लिश करने वालों को, एक पब्लिशर को, वो ये कहता है कि हमारे इंस्ट्रक्शन ये हैं कि हमारा फॉर्मेट ये है, अगर आप चाहते हैं कि हम आपका पेपर पब्लिश करें तो आपने इस फॉर्मेट पे चलना है, ठीक है। अब वो चाहे ABC में भी अथर का वो कर सकता है नंबरिंग या 1-2 में भी कर सकता है। कोई पेपर ऐसा होगा जो नेम्स के ऊपर छोटी छोटी ABC लिखी होगी और कुछ ऐसे होंगे जिसमें 1-2 लिखी होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि एवरी जर्नल हैव देयर ओन फॉर्मेट, तो हमें वो फॉलो करना पड़ता है। नेम ऑफ ऑल अथर और एड्रेस दिया जाता है। अच्छा, लेट सपोज मैं अगर आपको एग्जांपल देती हूँ, मेरी यहाँ पे ऐसे रैंडम मैंने नाम लिखे हैं कि हमारे पास एक फैसल है, इमरान है, शेख है, कमरान है, ठीक है। अब आपको पता है कि पहला अथर हमेशा प्रिंसिपल अथर होता है, तो मैंने इसमें छोटा सा मान लगा दिया 2, 3, 4। लेट सपोज मैंने 1-2 वाला फॉर्मेट ले लिया, ठीक है। तो मेरे पास पहला हमेशा प्रिंसिपल अथर होगा, जो सारे जितने भी हैं बाकी सारे वो मेरे पास क्या होंगे, को अथर होंगे। इसमें करस्पॉन्डिंग अथर भी होगा जो हमारे पास अपनी ईमेल से जो है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी और वो पब्लिश करेगा, ठीक है, उस पर स्टार आ जाएगा। अच्छा, अब लेट सपोज मेरे पास एफिलिएशन लिखने का तरीका देखें कि अगर फैसल पहला है तो ये प्रिंसिपल अथर है, इतना हमें भी पता चल जाएगा। और ये लेट सपोज है इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइंसेज गोमल यूनिवर्सिटी DA खान, ठीक है। अब दूसरा मेरे पास इमरान आ जाता है, वो कोई डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स कोहाट कर दें या मेरे पास कहीं कोई और जगह कर दें, हमारे इस्लामाबाद कर दें या कोई भी। दूसरा तीसरा शेख है तो वो कोहाट यूनिवर्सिटी जो है डिपार्टमेंट ऑफ फलां कर दें। ये हमारे पास पेशावर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ फलां हो गया, ठीक है। तो ये मेरे पास एफिलिएशन लिखने का तरीका है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, आप यहाँ पे कोई भी रिसर्च पेपर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आप ये देखें मेरे पास अब ये जो है ये है सिंथेसिस, कैरेक्टराइजेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ सिल्वर नैनो पार्टिकल्स। मैंने एक रिसर्च पेपर रैंडमली डाउनलोड किया, सिल्वर नैनो पार्टिकल। आप टाइटल से आपको बहुत ही क्लियर कट पता चल रहा है। अच्छा, इसका टाइटल बहुत ही क्लियर कट है, ना कोई एब्रीविएशन यूज़ की है, पूरा सिल्वर नैनो पार्टिकल लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पे। और हमें इससे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि हमारे इस पेपर में अगर हम पढ़ना चाह रहे हैं तो इसमें सिंथेसिस की बात की जाएगी, कैरेक्टराइजेशन की बात की जाएगी और एप्लीकेशन की बात की जाएगी। किस चीज़ के? सिल्वर नैनो पार्टिकल्स के, ठीक है। यहाँ पे आप लोग नीचे देखें कि हमारे पास ये तो हो गया सारा ऊपर वाला टाइटल। अब ये देखें कि मेरे पास लिखा हुआ है मोहम्मद जे साद, ठीक है, मिडल ईस्ट यूनिवर्सिटी, हमारे पास अमान जॉर्डन है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे उम्मीद है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि एक स्टार भी है और 1 भी लिखा हुआ है। अब हमारे पास जर्नल का जो फॉर्मेट है वो 1 है, स्टार है। स्टार का मतलब करस्पॉन्डिंग ऑथर भी ये खुद है, और अगर इसका पहला नाम आया हुआ है तो प्रिंसिपल अथर भी ये खुद है, ठीक है। हमें ये 2 चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अब हमें एफिलिएशन लिखने का तरीका देखें कि मैंने 1 यहाँ इसके ऊपर लगाया, तो यहाँ पे 1 के ऊपर मैंने इसी बंदे की, मीन्स के जिसने भी लगाया, मैंने नहीं, जिसने भी ये पेपर पब्लिश किया, मिडल ईस्ट यूनिवर्सिटी अमान जॉर्डन। हमें पता चल रहा है कि ये मिडल ईस्ट यूनिवर्सिटी से अमान जॉर्डन, मीन्स के हमारे पास कंट्री तक हर चीज़ का हमें पता चल गया। अब जब यहाँ पे स्टार लगाया हुआ तो मीन्स के ये करस्पॉन्डिंग अथर का जो है ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास करस्पॉन्डिंग अथर का ईमेल है, मीन्स के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की है, तो पब्लिश भी इसने खुद किया। यहाँ पे किसी और बंदे का नाम नहीं है, तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि अच्छा ये सोलो पेपर था, एक ही बंदा खुद ही प्रिंसिपल अथर था, खुद ही करस्पॉन्डिंग अथर था, ठीक है। तो हमारे पास बाकी तो नीचे जो चीज़ें आ रही हैं वो एब्स्ट्रैक्ट वगैरह है और फिर हमारे पास कीवर्ड्स हैं, तो ये तो चीज़ें हैं बात की। अब आगे यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास 2 अथर हैं, 2 अथर में हमारे पास ये देख सकते हैं, ये मेरे पास एक दूसरा पेपर है, ये भी सिल्वर नैनो पार्टिकल्स पे है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे ये 2 जो हैं क्या चीज़ है, अथर्स के नेम है। अब एक पे अगर 1 लिखा हुआ है तो ये हमारे पास पता चल गया कि अच्छा ये वेस्ट बंगाल से है, इंडिया से है।
इसकी एफिलिएशन ये लिखी हुई है 1 के साथ, ठीक है। अब दूसरे का जो है यहाँ पे इसका 2 लिखा हुआ है, ये वाला 2 है, तो इसका यहाँ पे जो है फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये भी 2 लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी इंडिया से, तो ये अब मल्टीपल हमारे पास अथर आ गए हैं, तो ये इसका तरीका ये वाला है। यहाँ पे बाकी जो है ये आर्टिकल की इन्फो वगैरह भी दी जाती है, ये देखें कि हमारे पास कब रिसीव हुआ, कब पब्लिश हुआ, ये सारा, और सारे इसके कीवर्ड्स वगैरह भी दिए जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ एब्स्ट्रैक्ट है। ये तो चीज़ें हैं बात की, पहले आप अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ भी देख लें, ये देखिए कॉरस्पॉन्डिंग अथर के बारे में भी बात की गई है कि हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग अथर कौन सा है, किसने पब्लिश करवाया है, और उसका जो है सारा एफिलिएशन ये दिया गया है। यहाँ पे इतनी बात क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे इसके अलावा बाकी तो ये सारा जो है ये मटेरियल है करस्पॉन्डिंग का, और आपको प्रिंसिपल बस अथर का बताना था। चलें जी, आप जो है आगे देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ जो है एब्स्ट्रैक्ट स्टडी करने से पहले आप लोग ये ऑथर एफिलिएशन और ऑथर का नेम जो मैंने जितने भी बताए हैं, तो इसमें ये बेसिकली ये चीज़ें जो हैं माइंड में रख लें कि अगर आप कहीं भी पेपर पब्लिश कर रहे हैं या किसी के साथ नाम वो किया, तो हमारे पास एथिक्स में ये आता है कि अगर किसी ने आपकी हेल्प की है तो आपने पेपर में उसका नाम डालना है, ठीक है। या आपने किसी की हेल्प की है तो एथिक्स के लिहाज से उसे भी चाहिए कि वो आपका नाम डाले। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास कोई हेल्प बंदा करा देता है, कोई बंदा फंडिंग वगैरह करा देता है, करेक्टराइजेशन करा देता है, लेकिन हाँ भाई पेपर मेरा है तो क्या है कि हक भी मुझे है कि सिर्फ सारा क्रेडिट मैं लूँ, तो वो क्या करते हैं कि वो उनका नाम नहीं डालते। तो ये हमारे पास जो है एथिक्स के ख़िलाफ़ है बात, ठीक है। अब जो है आगे देखते हैं, हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट आता है। एब्स्ट्रैक्ट को स्टडी करने से पहले आपने सबसे पहले जो इसका डिफरेंस है वो ये है कि आर्टिकल और एब्स्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है। आर्टिकल हमारे पास जो है ये पूरा एक सही पार्ट होता है, मीन्स के लॉन्ग पार्ट है पूरा आर्टिकल जिसे हम कहते हैं। उसमें एब्स्ट्रैक्ट इसका मेन पार्ट होता है, मतलब कि अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो आप डायरेक्ट एब्स्ट्रैक्ट को स्टडी करें, आपको पूरे पेपर का पता चल जाएगा, ठीक है, एज अ होल समरी के तौर पे। अब जो है कुछ लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि हमारे पास कंक्लूजन और एब्स्ट्रैक्ट में फ़र्क क्या है। तो कंक्लूजन हमारे पास हमेशा 1-2 लाइन की होगी, ठीक है, वो टू द पॉइंट, आपने जो भी वो किया है वो टू द पॉइंट, बस एक लाइन में आप जो है एक सेंटेंस में बता सकते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट हमेशा एक पैराग्राफ होता है, ठीक है, आपने एस्टिमेट 10 to 12 लाइन का जो है वो बताना है। इसके भी फिर 4 मेन पार्ट्स होते हैं। अब कंक्लूजन में कोई उसके पार्ट्स नहीं होते, बस वो एक ही लाइन में, बहुत ज़्यादा 2 लाइन कर सकते हैं, वरना एक ही लाइन में आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। आप एब्स्ट्रैक्ट को देखें कि दैट रिप्रेजेंट्स द होल पेपर वर्क, 10 से 12 लाइन का होना चाहिए, इसके मेन 4 पार्ट्स है, ठीक है। आप जो है यहाँ पे इसका एक इंट्रोडक्शन आ जाता है, या बैकग्राउंड कह सकते हैं, या मटेरियल, फिर मेथड, रिजल्ट, कंक्लूजन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इससे पहले भी मैं आपको जो है अच्छा ऐसा करते हैं, ये पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि रिसर्च पेपर में एब्स्ट्रैक्ट कैसे होता है या उसमें कौन कौन से वो होते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो अच्छे जर्नल्स होते हैं, जो गुड पेपर होता है, उसके लिए हमेशा हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो 4 पार्ट्स में होता है। कुछ जो अच्छे जर्नल्स हैं जो बहुत ही अच्छा काम पब्लिश करते हैं, वो कहते हैं कि आपका एब्स्ट्रैक्ट, वो पहले से हर चीज़ के इंस्ट्रक्शन देते हैं। वो कहते हैं कि आपका एब्स्ट्रैक्ट जो है वो स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, मीन्स कि उसके ये बेसिकली 4 पार्ट्स लाजमी होने चाहिए। सबसे जो पहला पार्ट है उसमें क्या चीज़ आ रही है, उसमें बैकग्राउंड आ रहा है। अब बैकग्राउंड में आप लोग यही लिख सकते हैं कि हमारे पास मेन जो बैकग्राउंड है, आपकी प्रॉब्लम चल क्या रही है, बेसिकली आप किस चीज़ के बारे में ये लिख रहे हैं रिसर्च पेपर, तो उसमें आपके पास क्या आ जाएगा कि उसमें व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम, लाइक आप बैक्टीरियल एक्टिविटी पे काम कर रहे हैं या आप वाटर प्योरीफिकेशन पे बात कर रहे हैं, तो आपने ये चीज़ मेंशन करनी है। मतलब एक बहुत ही सिंपल सी बात करनी है कि हमारे पास बैकग्राउंड ये चल रहा है कि हमारे पास जो, लेट सपोज मैंने वाटर प्योरीफिकेशन की अगर बात की है, तो मेरा एब्स्ट्रैक्ट ऐसे होगा कि अच्छा, वाटर कंटेमिनेशन कॉज मैनी डिजीजेज इन ह्यूमन लाइफ बट आल्सो इफेक्ट द एक्वेटिक लाइफ, और फिर इससे आगे थोड़ा सा ऐसे होते जाना, मीन्स कि ये मेरी स्टार्टिंग होगी, ठीक है। तो इसे कहते हैं कि ये हमारे पास बैकग्राउंड है। तो हमारे पास यहाँ पे मटेरियल कौन सा यूज़ होगा ये भी आपने एब्स्ट्रैक्ट में बताना है कि आपके पास कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा है। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट आपके पास आता है मेथडोलॉजी। अगर मेथडोलॉजी की बात करते हैं तो लेट सपोज अगर आप यहाँ पे वाटर प्योरीफिकेशन की बात करें तो प्योरीफिकेशन टेक्निक्स बहुत सी है। लेट सपोज मैं उसमें कोई एडजॉर्प्शन ले लेती हूँ, तो मैंने जो मेथड यूज़ किया है अपने रिसर्च में
जो एक्सपेरिमेंट किया है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि फ़लाँ मेथड से मैंने फ़लाँ चीज़ ऐसे ऐसे की है, या फ़लाँ मेथड से मैंने जो है रिसर्च की है और मेरा रिज़ल्ट ये वाला आ रहा है। ठीक है, तो आपने पूरी मेथडोलॉजी के बारे में बताना है। अब रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट हमारे पास जो होते हैं यहाँ पे बेसिकली रिज़ल्ट का यहाँ पे ये मतलब है कि जो आपके पास कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स हुई हैं, जो जो आपने चीज़ें जो हैं की हैं एक्सपेरिमेंटल, उनके रिज़ल्ट लाइक आपने XRD किया है, आपने FTIR किया है, आपने जो है कोई भी और वो कर दिया है, मीन्स कि आपने कोई भी लेट सपोज NMR कर दी है, तो इनके जितने भी रिजल्ट्स होंगे आप इनके बारे में बताएंगे। ठीक है, और इसके बाद जो 4 मेन पार्ट आता है वो है कंक्लूजन। कंक्लूजन जो है आपने इस पूरी चीज़ को समराइज़ करना है एक ही लाइन में, आपने इसे कंक्लूड करना है एक ही लाइन में और इसे लिख देना है। तो ये आपके पास एस्टिमेट 10 से जो है वो 12 लाइनों का क्या हो जाएगा, रिसर्च पेपर का एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये था एब्स्ट्रैक्ट। अगर आपको मैं इस जो मैंने अभी खोला हुआ था, ये देखें, एक मिनट, हाँ जी, ये आपको मैं एब्स्ट्रैक्ट दिखा दूँ तो मेरे पास ये सिल्वर नैनो पार्टिकल का एब्स्ट्रैक्ट पड़ा है। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ये है हमारे पास सिल्वर। अब ये सिल्वर नैनो पार्टिकल की बात है तो ये पढ़ लेते हैं इससे कि हमारे पास ये क्या है। आप सिल्वर नैनो पार्टिकल आर दी मोस्ट इम्पोर्टेंट नैनो पार्टिकल्स, ठीक है, यूज्ड इन फूड एंड अदर इंडस्ट्रीज। सिल्वर, ये देखिए ये बहुत ही बेसिक इन्होंने बात की है कि हमारे पास सिल्वर जो नैनो पार्टिकल्स है, ये बैकग्राउंड की बात की गई है कि आर मोस्ट इंपॉर्टेंट नैनो पार्टिकल यूज्ड इन फूड एंड अदर इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये बहुत बैकग्राउंड यहाँ से समझ लें इस लाइन को। सिल्वर नैनो पार्टिकल्स में इवेंचुअली ऑफर ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीजेज। अब इन्होंने बात की है कि आपकी मेन प्रॉब्लम क्या है, कि आप इसे किस चीज़ में, कि सिल्वर नैनो पार्टिकल्स जो है ये हमारे पास बहुत सी डिजीज़ेस को ट्रीट करने की एबिलिटी रखते हैं। अब ये आपके पास मेन आपको पता चल गया कि अच्छा ये कोशिश करेंगे इस पूरे उसमें आर्टिकल में ये बताएंगे कि हमारे पास कैसे ट्रीट करते हैं सिल्वर नैनो पार्टिकल से एक डिजीज़ को। ठीक है, देयर एक्सट्रीमली लार्ज सरफेस परमिट्स दी कोऑर्डिनेशन ऑफ वास्ट नंबर ऑफ लिगेंड्स। ये हमारे पास मेथडोलॉजीज वगैरह हैं। दी प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्वर नैनो पार्टिकल्स एप्लीकेबल टू ह्यूमन ट्रीटमेंट और अंडर इन्वेस्टिगेशन इन लेबॉर्ट्री। सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा। एंड एनिमल स्टडीज़ असेसिंग पोटेंशियल, और ये क्या है, एफिशिएंसी है, क्या चीज़ है, टॉक्सिसिटी एंड कॉस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये पूरा एक चीज़ आपके पास लिखी हुई है। अब इसमें ये 4 पार्ट्स हैं। लास्ट वाली जो है ना, ये इन्होंने कंक्लूड करके दिखा दिया कि अच्छा ये वाली चीज़ जो है इस चीज़ के लिए यूज़ हो रही है। बाकी ये सारा हमारे पास बैकग्राउंड बताया है इन्होंने यहाँ पे ह्यूमन ट्रीटमेंट के डिज़ीज़ के बारे में बता दिया है, मेथडोलॉजी वगैरह हर चीज़ बता दी है। इतनी बात क्लियर है कि ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट है। अब देखते हैं आगे इसका कौन सा पार्ट है। अच्छा, यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो अगला है स्टेप या अगला पार्ट है वो है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स जो होते हैं वो हाईलाइटेड वर्ड्स होते हैं, या हम कह सकते हैं कि हमारे पास इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो बेसिकली 3 to 5 और मैक्सिमम 6 तक होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे इनसे क्या पता चलता है, इनसे ये पता चलता है कि हमारे पास इस आर्टिकल में क्या क्या चीज़ है, कौन सा मेथड है, या कौन सी चीज़ के बारे में बात की जा रही है। लेट्स सपोज आप कोई जो है ग्रीन मेथड पे बात कर रहे हैं, आपने पूरा प्रोसेस किया, तो आप एक कीवर्ड में ग्रीन मेथड लिख देंगे। अब मुझे पता चल जाएगा कि हमारे पास यहाँ पे अगर ग्रीन मेथड की बात की गई है तो मीन्स कि हमारे पास जो है प्लांट एक्सट्रैक्ट वगैरह यूज़ किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़, अब इससे हम कहते हैं कि ये जो मेन वर्ड्स होते हैं इन पेपर होते हैं, लेट सपोज जैसे ग्रीन मेथड हो गया, आपने बहुत सी मेथडोलॉजीज यूज़ की हैं, तो उसमें कोई ग्रीन मेथड है, हाइड्रोथर्मल हो गया, या फोटो डिग्रेडेशन हो गया, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटीज़ हो गए। तो इन चीज़ों से मुझे क्या पता चल जाएगा कि अच्छा रिसर्च पेपर में इन चीज़ों की बात की जा रही है। यहाँ तक बात क्लियर है, दैट इज़ कीवर्ड्स। अब अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ कि मेरे पास ये देखें, अब यहाँ पे एक मिनट, ये हाँ जी, अब ये कीवर्ड्स है, तो कीवर्ड्स में मेरे पास क्या चीज़ है कि नैनो पार्टिकल है। अच्छा, मुझे पता चल जाएगा कि नैनो पार्टिकल की बात की गई, सिल्वर नैनो पार्टिकल है, सिल्वर नैनो पार्टिकल्स एप्लीकेशन, ये 3 कीवर्ड्स हमें मेन दिए हुए हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि सिल्वर नैनो पार्टिकल की एप्लीकेशन और नैनो पार्टिकल की बारे में बात की गई है, और सिर्फ सिल्वर नैनो पार्टिकल। तो ये 3 चीज़ों से मुझे बहुत सा अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है कि ये हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं।
अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास जो है बेसिक या मेन पार्ट कहूँ तो वो आता है इंट्रोडक्शन, जो हमारे पास आर्टिकल की अब बॉडी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब मेन बॉडी जिसे कहते हैं या मेन पार्ट जिसे कहते हैं। अब पहले हमने ऑथर पढ़ा, टाइटल, ऑथर एफिलिएशंस पढ़ी, एब्स्ट्रैक्ट वगैरह पढ़ा, कीवर्ड्स वगैरह पढ़े। इसके बाद आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जो है वो मेन पार्ट है हमारे पास। अगर आप साइनॉप्सिस लिखें या थीसिस लिखें तो भी उसका भी सेम है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी होता है। तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि मेन आपके पास 4 to 5 पैराग्राफ होंगे। आपके जो पैराग्राफ होंगे वो होंगे सीक्वेंस में। लेट सपोज एक फ्लो में जाएंगे, ठीक है। एक चीज़ अगर ख़त्म करेंगे तो उससे रिलेट अगला जो है रिलेटेड अगला पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम इसे कहते हैं कि दैट इज़ लिटरेचर रिव्यू, या लिटरेचर भी इसे कहते हैं। लिटरेचर कहने का मकसद ये है कि इस पार्ट में आपने हर दूसरे से तीसरे सेंटेंस में रेफरेंस देना है। मतलब कि आप जो है ये कर सकते हैं। अब आप लिटरेचर सारा अपना नहीं लिख सकते, मीन्स कि आप खुद से नहीं लिख सकते। आप जब अपनी रिसर्च करेंगे तो आप किसी और का प्रीवियस वर्क उठाएंगे और आप ये रिव्यूअर को बताएंगे कि मैंने ये काम किया तो फलां ने भी ये काम किया था और उसका रेफरेंस जो है वो ये वाला है, ठीक है। हाँ, अगर वो चाहे तो वो जाके चेक कर सकता है कि हमारे पास अगर वो जो लिंक दिया होगा या जो उसकी रिसर्च का हमारे पास रेफरेंस दिया होगा तो वो उसे चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस वर्क इस पे ये हुआ था और मैंने अभी इस पे ये वाला काम करना है, ठीक है। तो आपने जो ये पहले 3-4 पैराग्राफ होंगे ना, इसमें तो हर आपने अपनी बात ऑथेंटिक करनी है। आपने इसमें रेफरेंस हर दूसरी तीसरी लाइन में हर बात के साथ देना है कि हमारे पास प्रीवियस वर्क ये चल रहा था, ठीक है, ये चीज़। अब आपने जो है, अब लेट सपोज आप सेंटेंस, तो एक तो ये है ना कि गुड पेपर के लिए हमारे पास 3 से 4 जो हैं पैराग्राफ रिक्वायर होते हैं और हर दूसरे तीसरे सेंटेंस में आपने क्या करना है, रेफरेंस देना है प्रीवियस वर्क का। अच्छा, ये आप किसी और पेपर से भी उठा सकते हैं। लेट सपोज आप कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं और आप सिल्वर नैनो पार्टिकल्स के बारे में लिख रहे हैं, तो आप 3-4 पेपर डाउनलोड कर लेंगे अपने टाइटल से रिलेटेड सिल्वर नैनो पार्टिकल के। उसी में से आप उसका लिटरेचर वगैरह देखेंगे, उसका वर्क देखेंगे, तो वहीं उठा के उसके रेफरेंस वगैरह उठा के आप जो है यहाँ पे अपने उसमें पेपर में डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपका लास्ट पैराग्राफ होगा ना, लास्ट पैराग्राफ जो है उसका क्या है कि वो हमारे पास लिटरेचर का हिस्सा नहीं होगा, ठीक है। लास्ट पैराग्राफ में आपने अपना काम शो करना है, मीन्स कि आपने कौन सा काम किया है। लेट सपोज आप ये लास्ट पैराग्राफ में जो है वो कर सकते हैं कि इन दिस स्टडी या इन दिस रिगार्ड वी सिंथेसाइज सिल्वर नैनो पार्टिकल्स बाय फ्लॉ मेथड, जी ऐसी वाली आप बात करेंगे, ठीक है। अपनी उसके बारे में, रिसर्च के बारे में बात करेंगे। आप कैसे करेंगे, मतलब कि जैसे आप इन दिस स्टडी स्टार्ट ऐसे करेंगे, या इन दिस रिगार्ड, इन दिस रिगार्ड हमने जो है ये फ़लाँ काम किया है या फ़लाँ चीज़ की है, तो ये इस तरीके से आप स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। अब जो है आपके पास लास्ट पैराग्राफ जो है वो मैं आपसे कह रही हूँ दोबारा से कि आपने अपना काम बताना है, ठीक है। आपने कोई प्रीवियस वर्क नहीं बताना, वो पहले वाले पैराग्राफ्स में होगा, ये आपके अपने काम को शो करेगा। अब यहाँ पे आते हैं एम एंड ऑब्जेक्टिव। आप एम एंड ऑब्जेक्टिव आपने यहाँ पे बताने हैं। आपका जो लास्ट पैराग्राफ है, मीन्स कि आपने ये चीज़ बतानी है कि हमारे पास एम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये समझे पहले। ये होता है एम, आपके पास जो टाइटल है आपका, ठीक है। आपने एक रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो आपके पास है, आप उसने उसका सोल्यूशन बताना है, तो आपने ये चीज़ जो है बतानी है कि मैं इस चीज़ पे जो है रिसर्च कर रहा हूँ, मेरे पास ये सोल्यूशन मीन्स के है, या ये मैं इस पे काम करना चाहूँ। ये हमेशा एक ही होगा आपके पास, ठीक है। मीन्स कि आप टाइटल को भी जो है वो एम में डाल सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव ये होते हैं कि आपके पास डिफरेंट होते हैं। लेट सपोज ऑब्जेक्टिव में आप वो बताएंगे जो आप काम कर सकते हैं, या आपने किया है, या आप करना चाह रहे हैं, मीन्स कि आपके लिए पॉसिबल है। लेट सपोज आपके ऑब्जेक्टिव में पीएच का भी आ सकता है। आप उस पर सिल्वर नैनो पार्टिकल पे जो है पीएच चेक करना चाह रहे हैं, उस मतलब कि आप जो है पीएच की तरफ जाना चाह रहे हैं, या टेम्परेचर, तो ये बहुत सारे हो सकते हैं हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। लेकिन आपने बताना वही है जो आपके लिए पॉसिबल हो, या आपने किया हो या कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। तो अब यहाँ पे आप कैसे बताएंगे, तो बेसिकली आप ऐसे कह सकते हैं कि अच्छा वी हैव फुली सिंथेसाइज सिल्वर नैनो पार्टिकल, ये आपका एम हो गया, बाय फलां मेथड और अप्लाइंग फलां चीज़, या हमने इसे एज अ पीएच के साथ भी चेक किया है, टेम्परेचर पे भी इसे चेक कर लिया, ये वाली चीज़ आपकी सारी पीछे ऑब्जेक्टिव्स हो गई हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। अब जो है यहाँ पे रेफरेंस भी आप लोग जो है ऊपर इंट्रोडक्शन में दे देंगे, आपकी बात ऑथेंटिक हो जाएगी। इसके बाद जो है आपके पास आएगा मटेरियल एंड मेथड्स।
अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास इंट्रोडक्शन जो है ये लिखा हुआ है। ये देखें, आपके पास बहुत से ये काफ़ी पैराग्राफ हैं सिल्वर नैनो पार्टिकल के बारे में, ये यहाँ पे भी देख सकते हैं, और ये नीचे भी इसके कुछ हैं पैराग्राफ्स। तो ये हमारे पास क्या है, ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन और या इसकी बॉडी में आ गए हैं। ठीक है, ये देखें, ये देख सकते हैं ना, एस्टिमेट हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे। अब 3 से 4 आपके पास लाजमी होने चाहिए। अब जो है यहाँ पे इसके बाद आपके पास मेथड्स आते हैं कि आपने मेथड कौन से यूज़ किए हैं। अच्छा, फिर आपके पास जो आता है वो है मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी में बेसिकली हमारे पास मटेरियल एंड मेथड्स आते हैं। आपने कौन सा मटेरियल यूज़ किया, कौन सा केमिकल यूज़ किया, और कौन से एक्सपेरिमेंट या मेथड के थ्रू आपने अपनी रिसर्च को जो है कैरी आउट किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास कौन से मेथड हैं। लेट सपोज आपने कोई ग्रीन मेथड यूज़ कर लिया या फोटो डिग्रेडेशन कर लिया, कुछ भी कर लिया, आपने वो जो है मेंशन करना है। अगर आप किसी का मेथड यूज़ कर रहे हैं तो आपने लाजमी उसका रेफरेंस लगाना है। ये 2 नंबरी नहीं करनी कि आप जो है ना, या ये शॉर्टकट नहीं करना कि चलो भाई कौन देख रहा है कि मैंने कौन सा मेथड किसका यूज़ किया। तो ये चीज़ें जो है पकड़ी जाती हैं और आपका पेपर इजीली रिजेक्ट हो जाएगा। तो रेफरेंस आपने देना है। रेफरेंस आपने जो है आपकी बात को बहुत ही ऑथेंटिक करता है और आपके पेपर जो है वो सबमिशन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो आपने हर जगह पे जो है वो एक दो जैसे कहते हैं रेफरेंस जो है अपनी बात को सच्चा साबित करने के लिए देना। अब लेट सपोज आप किसी का मेथड यूज़ कर रहे हैं तो आपने क्या करना है कि उसका रेफरेंस उठा के लगा देना कि फलां प्रोफेसर ने या फलां बंदे ने ये मेथड यूज़ किया था और मैं भी इसी को यूज़ कर रहा हूँ, उसका ये रिजल्ट आया तो मेरा भी ऐसे आ सकता है। तो ये वाली बात करनी है। ठीक है, अगर बेस्ट मेथडोलॉजी तो ये कहते हैं हमारे पास कि स्कीम जिसमें ऐड की गई। स्कीम का ये मतलब है कि आपने थोड़ी सी उसकी रिप्रेजेंटेशन में जो है वो बेहतरी लाई हो। लेट सपोज अगर आप वैसे कोई रिएक्शन करा रहे हैं तो उसमें वैसे बीकर बना दें और उसे बहुत ही अच्छा सा रिप्रेजेंट कर दें, तो दैट इज़ कॉल्ड स्कीम। तो बेस्ट मेथडोलॉजी इसे कहते हैं, ताकि आप जो रीडर होता है उसे अट्रैक्ट करें। रीड करने वाला बंदा होगा ना, हम इंसानी फितरत है कि जो जितनी चीज़ अच्छी होगी वो उतना ज़्यादा अट्रैक्ट होता है और उतना जल्दी जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट करके पढ़ना स्टार्ट कर देता है। तो दिस इज़ कॉल्ड बेस्ट मैथडोलॉजी दैट यूजेस द स्कीम। ठीक है, हमारे पास जिसमें स्कीम यूज़ हो रही हो। अब जो है मटेरियल एंड मेथड्स की अगर बात करें, मटेरियल मेथड मीन्स के मटेरियल ये चीज़ है कि अगर आप कभी लैब में जाएं और आप एक केमिकल की बॉटल उठाएं और उसे रोटेट करके देखें तो उसके पीछे उसकी कंपनी, वो कौन सी जगह पे बना है, उसकी कितनी % प्योरिटी है, ये चीज़ें लिखी गई होंगी। तो आपने यहाँ पे जब अपना रिसर्च पेपर करना है तो आपने ये मेंशन करना है कि आपने कौन सा केमिकल यूज़ किया है, कौन सी कंपनी का यूज़ किया है और उसकी कितनी % हमारे पास प्योरिटी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। लेट सपोज मैंने आपको एग्जांपल दिए कि आपने मेथड में ग्रीन मेथड यूज़ किया, मेथडोलॉजी में। तो आपने ग्रीन मेथड में आप लेट सपोज ऐसे लिखेंगे कि हमारे पास इन दिस प्लांट एक्सट्रैक्ट इज़ कलेक्टेड फ्राम फलां जगह एंड आइडेंटिफाई बाय फलां प्रोफेसर, कोई भी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर लिख दें, एंड देन एक्सप्लेन दी एक्सट्रैक्ट, और फिर आगे एक्सट्रैक्ट करने का जो है पूरा मेथड लिख दें। तो हमारे पास ये पूरा मेथडोलॉजी में आ जाएगी ये बात। यहाँ तक इतनी बात क्लियर है। अच्छा, एक ये चीज़, और दूसरी जो है लास्ट पैराग्राफ जो होता है मेथडोलॉजी का, दैट इज़ करेक्टराइजेशन। तो आपने जो है जो इंस्ट्रूमेंट से करेक्टराइजेशन करवाई है, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ कि हमारे पास क्या चीज़ है कि हमारे पास जो लास्ट पैराग्राफ होता है किस चीज़ का, पैराग्राफ मेथडोलॉजी का लास्ट पैराग्राफ हमेशा करेक्टराइजेशन होगा। अब करेक्टराइजेशन में आप लोगों ने क्या करना है कि करेक्टराइजेशन में आपने जो भी करेक्टराइजेशन करवाई है, जिस इंस्ट्रूमेंट से करवाई है, और वो इंस्ट्रूमेंट कौन से कंट्री का है, ये सारी चीज़ें आपने बतानी है। लाइक अगर आपने FTIR कराई है या XRD कराई है या NMR कराई है, तो ये कौन सी कंट्री का है, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखेंगे। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट नेम प्लस उसकी कंट्री वगैरह कि कौन सी कंट्री का है, वो मेंशन होती है हर चीज़। आप जब इंस्ट्रूमेंट पे करेंगे या मॉडल नंबर भी साथ में देंगे। ठीक है, इसका प्लस मॉडल नंबर यहाँ पे। अब ये वाली चीज़ें आपने बतानी है लास्ट पैराग्राफ ऑफ मेथडोलॉजी में। इसके बाद जो है आपके पास क्या चीज़ आती है, इसके बाद आपके पास चीज़ आती है रिज़ल्ट, फिर आती है कंक्लूजन, फिर एक्नॉलेजमेंट और ये चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे जो है, यहाँ पे मेथडोलॉजी की आपको समझ आ गई है, मेथड मटेरियल के बारे में बात करनी है और कैरेक्टराइजेशन के बारे में बात करनी है।
यहाँ पे एक और चीज़ जो है आपको जो समझाना लाजमी चीज़ है वो ये है कि हमारे पास अगर आप मेथड और मेथडोलॉजी मींस के मटेरियल सॉरी और मेथडोलॉजीज़ की बात कर रहे हैं और आपने वो डिस्टिल वाटर में जो है प्रोसीजर कैरी किया है, तो आपने ये खुद लिखना है, वहाँ पे मेंशन करना है कि हमने ये जितना भी ये मेथड है, ये सारे जो एक्सपेरिमेंट है इज कैरिड आउट इन डिस्टिल वाटर। ठीक है, तो ये चीज़ आपने मेंशन करनी है कि हमारे पास ये डिस्टिल वाटर में हुआ। लेट सपोज आपके पास जो है, अच्छा ये वाला जो होता है मेथडोलॉजी वाला, ये होता है सेक्शन 2। अगर आप चाहते हैं कि मैं पेपर को समझूं तो आपने सबसे पहले मेथड्स एंड मेथडोलॉजी पढ़नी है, जाके एब्स्ट्रैक्ट नहीं पढ़ना, मेथड एंड मेथडोलॉजी पढ़नी है। 1-2 बार पढ़ लें तो आपको बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, लेट सपोज अगर मेरे पास सेक्शन 2 है, आप अगर पेपर में देखें तो मेरे पास जो 2.1 सेक्शन होगा, हमारे पास ये सेक्शन है, ये सब सेक्शन है। ठीक है, अब 2.1 जो होगा उसमें मेरे पास आ जाता है मटेरियल। अब उसमें सारा मटेरियल की बारे में बात की होगी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मटेरियल में हमारे पास जितने भी केमिकल वगैरह यूज़ हुए हैं, या आपने डिस्टिल वाटर यूज़ किया है, या आपने कोई भी सॉल्वेंट कुछ भी किया जिसमें आपने रिएक्शन किया है, मेथड किया, तो ये सारी चीज़ें मटेरियल में मेंशन करेंगे। ठीक है, अब जो है दूसरा आपके पास होगा 2.2। अगर मैं सब सेक्शन करती हूँ तो लेट सपोज मैंने ग्रीन मेथड की बात की है, तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे सकती हूँ ना कि एक्सट्रैक्ट प्रेपरेशन मैंने कैसे किया, मीन्स कि मेरी मेथडोलॉजी क्या थी। ठीक है, एक्सट्रैक्ट की प्रेपरेशन कैसे की है, इसमें आपने ये बताना कि मैंने फला जो प्लांट है वो उठाया। अच्छा, वो चीज़ उठाएंगे जिस पे काम ना हुआ हो। लेट सपोज आप बार बार वही चीज़ उठा लें जिस पे कोई वो जो है हज़ारों लोगों ने, लाखों लोगों ने काम किया, और बार बार जो है आप लोग वही चीज़ को लेके आ रहे हैं, तो अगला जो आपका रिव्यूअर होगा वो रिजेक्ट कर देगा इस चीज़, आपका पेपर जो है। क्यों? क्योंकि आपकी कोई काम में नई बात नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे लेट सपोज मैं पूरा प्रोसेस बताऊँ कि फ़लाँ जगह से लिए, फ़लाँ मैंने चीज़ यूज़ किया, फ़लाँ मेथड किया, ये किया, वो किया, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ। आपने अपने जो काम में एक चीज़ लानी है वो है, आपने इसमें जो नई बात है वो क्या चीज़ है। ठीक है, आपने यहाँ पे ये अगले को मजबूर करना है कि जो मेरा मेथड है या जो मेरा काम है इसमें मैंने नई चीज़ ये निकाली है। अगर आप प्रीवियस चीज़ों को बार बार घसीटेंगे तो आपका पेपर जो है वो डी वैल्यू होगा और उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो इसलिए अपने काम में कोई नई चीज़ निकालने की कोशिश करें, एक ये चीज़। उसके अलावा अब आपने यहाँ पे लेट सपोज यहीं अब एक्सट्रैक्ट प्रेपरेशन है, इसमें भी मज़ीद वो हो सकते हैं कि आपने पूरा दिखाना है कि हमारे पास जो है इसके भी अपने पैराग्राफ्स हो सकते हैं, मींस कि आपने पूरा एक प्रॉपर तरीके से दिखाना है। ठीक है, हमारे पास इतना कंपाउंड था, ऐसे हुआ वैसे हुआ, ये सारी चीज़ें आपने मेथडोलॉजी में दिखानी है। चलें जी, अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने यही चीज़ इसको यहाँ आपको सब सेक्शन में करके दिखा दिया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि आप सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल, जो बात चल रही है कि हमने सिंथेसिस करनी है, सिंथेसाइज करना है नैनो पार्टिकल्स को, तो ये चीज़ अब इसमें आप सारा बताएंगे कि हमारे पास क्या क्या प्रोसेस था। 1-2 रेफरेंस भी डाल दें कि मैंने फ़लाँ जो है जगह से देखा कि फ़लाँ बंदे ने ये काम किया है और मेरा जो है काम जो है इससे ज़्यादा बेहतर है। तो इस चीज़ का जो है आपने ज़रा वो दिखाना है कि मैंने काम जो किया वो नया है और इस पे काम नहीं हुआ, और फलां बंदे ने भी ये मेथड वगैरह ये किया था। ठीक है, तो ये जो है अब आते हैं एप्लीकेशन। लेट सपोज अगर आप काम कर रहे हैं उसकी कोई एप्लीकेशन वगैरह है तो आपने एप्लीकेशन की भी बात करनी है। लेट सपोज एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी की जो है आप एज ए एप्लीकेशन वो कर रहे हैं तो इसके बारे में भी मेंशन करना है। अब लास्ट वही चीज़ है कि लास्ट पैराग्राफ हमेशा क्या होगा, करेक्टराइजेशन होगा। आपने करेक्टराइजेशन करवाई है तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, उसका मॉडल नंबर, उसकी कंट्री, सारी चीज़ें आप लोगों ने मेंशन करनी है। ठीक है, अच्छा अब आपने मेथडोलॉजी पढ़ ली, इसके बाद आपने एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना है। अब ये पेपर रीड करने का तरीका है कि आप कंफ्यूज ना हो, आपको समझ आए। पहले सबसे करनी है आपने मेथडोलॉजी। ठीक है, सारी मेथडोलॉजी रीड कर ली आप लोगों ने कि क्या क्या चीज़ थी, क्या क्या हुआ। उसके बाद आपने एब्स्ट्रैक्ट को रीड करना है। अब ज़रा इसके आ जाते हैं रिज़ल्ट और डिस्कशन पे। ठीक है, अब रिज़ल्ट और डिस्कशन की बात करें, चलें जी, फिर आपके पास आता है रिज़ल्ट एंड डिस्कशन। ठीक है, अब रिज़ल्ट और डिस्कशन की जो बात है, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि हमारे पास यहाँ पे 2 चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, मींस के रिज़ल्ट एंड डिस्कशन कंबाइन भी होता है किसी पेपर में या जर्नल में, और सेपरेट भी होता है। जो अच्छे जर्नल होते हैं वो कंबाइन मांगते हैं कि हमें रिज़ल्ट और डिस्कशन जो है वो इकट्ठा कंबाइन करके दें, और कुछ जो नहीं होते इतने ज़्यादा अच्छे तो वो सेपरेट भी मांग लेते हैं कि रिज़ल्ट अलग हो डिस्कशन अलग हो। रिज़ल्ट में आप लोगों ने क्या करना है कि आपने ये लिखना है कि हमारे पास लेट सपोज जो है प्रीवियस, अगर आपके पास कोई वर्क है
तो आपने प्रीवियस वर्ष से अपने जो रिजल्ट्स हैं उनको कंपेयर करना है और ये बताना है कि इसमें किसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, उसका इतना चेंज आ रहा है, मेरा इतना है। लेट सपोज आपने FTIR कराई है तो उसमें साथ में सब चीज़ों का मेंशन करके हवाला दे के आप लोगों ने प्रीवियस वर्ष से जो है उसे कंपेयर करना है और फिर ये बताना है कि हमारे रिजल्ट में क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ एक तो हो गया। ये इंस्ट्रूमेंट का भी बताना है कि आपने फलां, जैसे FTIR है तो ये फलां इंस्ट्रूमेंट से किया गया है और साथ में एक दो जगह जहाँ पे अगर रेफरेंस लाजमी हो तो वहाँ पे लगा लें, आपकी बात अथेंटिक हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बाकी जो है डिस्कशन में आपने क्या बताना है कि डिस्कशन में लेट सपोज जैसे हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ है कि आप डिटेल में बताएंगे कि लेट सपोज मैंने अगर लेट सपोज XRD कराई है या मैंने NMR कराई है या मैंने FTIR करवाई है तो मैंने ये फ़लाँ किया है और इसमें मेरे पास फ़लाँ फंक्शन का जो है ये मेरे पास आ रही है पीक और ये फ़लाँ पीक फ़लाँ जगह पे ये चीज़ रिप्रेजेंट करी है। मीन्स कि आपका जो रिज़ल्ट होगा, लेट सपोज आपका जो स्पेक्ट्रा होगा उसे आपने डिटेल में एक एक चीज़ उसकी बतानी है, एक एक चीज़ या एक एक पीक को आपने एक एक सेंटेंस में बताना है। तो ये उसकी थोड़ी बहुत डिटेल हो गई है। यहाँ तक इतनी बात क्लियर है। और रिज़ल्ट में आपने आपने कंपेयर करना है प्रीवियस वर्क से। इतने तक आपको बात क्लियर है कि हमारे पास रिज़ल्ट एंड डिस्कशन क्या चीज़ है। यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं कि मेरे पास ये रिसर्च पेपर है। एक मिनट, हाँ ये देखें, यहाँ पे ये मेथड यूज्ड इन मेटल नैनो पार्टिकल। ठीक है, ये SEM का है, ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है, UV स्पेक्ट्रोस्कोपी है, फोरियर हमारे पास ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो ये वाली चीज़ें जो हैं हमारे पास ये क्या है, कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स हैं। ठीक है, इतने तक बात क्लियर है। अब आगे इसके देखते हैं कंक्लूजन। यहाँ पे एक मैं आपको कंक्लूजन भी दिखा देती हूँ। ये देखें, अभी हम जो पढ़ेंगे वो हो गया कंक्लूजन, उसके बाद रेफरेंसेस वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो आपने ये देखा है छोटा सा एक पैराग्राफ है जिसमें हर चीज़ को कंक्लूड किया हुआ है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ थी, क्या क्या काम किया है और ओवरऑल पूरे आर्टिकल की समरी बताई गई है। ठीक है, ये इसके ऊपर कंक्लूजन के ऊपर ये देखें, ये दूसरा मेरे पास पेपर है, वहीं जो सिल्वर नैनो पार्टिकल वाला था। ये इसमें एप्लीकेशन की बात की गई है, ये फूड इंडस्ट्री में, और ये सारी इसकी मेथडोलॉजीज़ वगैरह हैं। ये देखें, ये एप्लीकेशन है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ वगैरह, ये प्रॉपर्टीज़ वगैरह, यूज़ ऑफ सिल्वर नैनो पार्टिकल्स है, ये उसकी एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास मेथडोलॉजी और इसमें आ रही हैं। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन वगैरह था। चलें जी, अब जो है अब हम देखते हैं कि हमारे पास रेफरेंसेस कैसे आएंगे। अच्छा, फिर आती है कंक्लूजन। कंक्लूजन में मेन आपने आउटकम बताना है कि हमारे पास मेन आउटकम पूरे रिसर्च आर्टिकल में क्या था। ठीक है, टू द पॉइंट बात करनी है, 2 सेंटेंसेस में बस कंक्लूजन को ख़त्म करना है। यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद आते हैं रेफरेंसेस। हम जो रेफरेंस लगाते हैं, रेफरेंस हर जर्नल का अपना स्टाइल होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई 1-2 मांगता है, कोई ABC मांगता है। हाँ, ये आपने देखना है कि आप अगर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो क्या ये HAC प्रूव्ड है या HAC जो है रिकग्नाइज्ड है, तो ये वाली चीज़ आपने देखनी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आपको ये बता दूँ कि आपने, एक मिनट में आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये देखें, आप ये ऊपर देख रहे हैं वॉल्यूम नंबर 6, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रीसेंट साइंटिफिक रिसर्च। अब ये इस जर्नल में हमारे पास जो है ये पब्लिश हुआ है। ठीक है, ये वाली चीज़। अब यहाँ पे ये है वॉल्यूम नंबर 6, इशू हमारे पास है 8 और ये सारे आगे नंबरिंग दी हुई है अगस्त 2015 में। ठीक है, ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये कैसे कैसे चीज़ होती है। अच्छा, यहाँ पे लेट सपोज मैं आपको समझाने के लिए लिख देती हूँ कि मेरे पास कोई, जैसे जर्नल का नाम ये मैंने अभी आपको बताया, इसे छोड़े। लेट सपोज मैंने 32 लिख दिया है, साथ में 2 लिख दिया है, साथ में 2007 लिख दिया है। इतने तक बात क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये पता चले कि ये होता है वॉल्यूम नंबर। ठीक है, ये होता है हमारे पास इशू नंबर इन वॉल्यूम, और ये मेरे पास होगा जो साल हमारे पास हुआ है। लेट सपोज मेरे पास 2000 उसमें हुआ तो ये ईयर है। ठीक है,
इसके बाद अगर आपके पास लेट सपोज आता है 546 to 555, तो ये हमारे पास हमेशा पेजेस नंबर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? पेजेस नंबर के हमारे पास, जैसे आपको पता है ना कि वॉल्यूम नंबर, जैसे हमारे पास बुक इशू होती है तो उसमें एक साल के साल कितने चैप्टर जो हैं वो निकलते हैं, तो सेम हमारे पास ये जर्नल भी बताता है कि अच्छा ये साल के साल इतने निकालता है हमारे पास पेपर, तो ये वाले फिर ईयर भी बताते हैं, फिर हमारे पास वॉल्यूम नंबर भी बताते हैं और साथ ही साथ में पेजेस नंबर भी बताते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, ये देखें, अब ये हमारे पास क्या चीज़ है कि इसमें हमारे पास वॉल्यूम नंबर 6 है, ठीक है। अब हमारे पास जो है इसके बाद इशू नंबर हमारे पास कौन सा है? 8 है। फिर इसके बाद ये पेज नंबर वगैरह बताए गए हैं और ये ईयर वगैरह बताया गया है, ठीक है। ये हमारे पास किस चीज़ का है? इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसेंट रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च के बारे में। तो ये चीज़ें आप ज़रा समझ लें, ठीक है ना। ये छोटा सा एक पॉइंट था जो मैंने बताना ज़रूरी समझा आप लोगों को। इसके बाद जो है रेफरेंस होती है, ये चीज़ होती है। इसके बाद आपने थोड़ा बहुत समझना है कि हमारे पास कैसे जर्नल होता है, सॉरी, जर्नल कैसे चूज़ करते हैं, कैसे उसे चेक करते हैं, कैसे हमारे पास रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं, कैसे एक्सेप्ट होने के पेपर चांसेस होते हैं, पेपर के एक्सेप्ट होने के। तो ये चीज़ें हम छोटा सा है ये, और ये पढ़ेंगे अगली वीडियो में। अब की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो गई है, तो चलें जी, इतना काफ़ी है। जो इसमें पॉइंट्स रह भी गए हैं तो वो फिर अगली